एक चोर की एक थाने में बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जा रही थी। उससे बार-बार यही कहा जा रहा था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, कि तुमने आखिर चोरी क्यों की और चोरी का माल कहाँ है? कौन-कौन शामिल था तुम्हारे साथ? कुछ इस तरीके के सवालों के साथ उस चोर की बहुत बेदर्दी से पिटाई की जा रही थी। पर वो चोर बार-बार यही कह रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। इतने में उसी थाने की इंचार्ज जो कि एक महिला अधिकारी थी, वो अपनी गश्त से लौटकर अपने थाने पर पहुंचती हैं और उनके लिए एक आम सी दिनचर्या थी। तो वो इस मार पिटाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब वो देखती हैं कि एक चोर बार-बार यही चीख और चिल्ला रहा है कि उसने कोई चोरी नहीं की, उसे छोड़ दिया जाए और उसका कोई जुर्म नहीं है, तो इतनी मार पिटाई, इतनी चीख चिल्लाने और बार-बार एक ही बात को कबूल करने के बाद ये थाना इंचार्ज जो महिला अधिकारी थी, वो उस लॉकअप रूम में जाकर देखती हैं, तो वो सन्न रह जाती हैं। दरअसल वो चोर कोई और नहीं, इन्हीं महिला अधिकारी का एक पूर्व पति था, जिससे आज से ठीक 7 साल पहले इस महिला अधिकारी का तलाक हुआ था। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना में, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया और आप सभी का मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी पिछली वीडियो में जो पिछले दर्शक थे, जिन्होंने अपने शहर का नाम और अपने नाम के साथ मेंशन किया है, उनका नाम है राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो स्पेन से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप चैनल पर जुड़े रहें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से एक सविनय निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो बिना किसी देर के आज की इस सच्ची घटना को जानते हैं। दोस्तों, आज से 7 साल पहले एक शादी होती है। उस शादी में दूल्हे और दुल्हन का नाम था संजना और दीपक। संजना राठौर और दीपक राठौर। जब इन दोनों की अरेंज मैरिज होती है, तो दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं और सारी बातें होती हैं। कुछ लेन-देन के बाद ये शादी तय हो जाती है और ये शादी अच्छे से बीत जाती है। लेकिन दुल्हन इस शादी को करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे आगे पढ़ना था, उसे आगे कुछ बनना था। तो संजना के माता-पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो चली है और तुम अब शादी कर लो। क्या पता कल को हम रहें ना रहें, तो हम अपनी आँखों के सामने ही तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं और तुम शादी कर लो और तुम्हारी पढ़ाई की जो इच्छा है वो पूरी की जाएगी। हमने तुम्हारे होने वाले ससुराल में बात कर ली है और तुम्हें पढ़ने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो लोग तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। ऐसा उन्होंने हमसे वादा किया है। तो संजना ने जब ये सुना कि उसके घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी, तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और धूमधाम से शादी हो जाती है। इसके बाद जब संजना अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहां पर ससुराल वाले उसकी बहुत देखभाल करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पति ने भी बहुत अच्छे से ही व्यवहार रखा। इसके बाद संजना अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद हालात बदल जाते हैं। संजना को हर बात पर टोका-टोकी की जाने लगती है। संजना को पढ़ने के लिए रोकने के प्रयास किए जाने लगते हैं और संजना के ऊपर धीरे-धीरे करके एक से बढ़कर एक ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाने लगती हैं, जिससे संजना की पढ़ाई छूट जाए और वो वापस अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे, ना कि नौकरी और पढ़ाई-लिखाई में। संजना ने कुछ बातों को इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब उसका बस नहीं चला, तो उसने अपने पति दीपक से इस बात का ऐतराज़ जताया और ये कहा कि मेरी शादी ही इसीलिए हुई थी कि मैं यहाँ आकर कुछ पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी, एक बड़े पद पर जा सकूँ और इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ भी की थी, वरना मेरी ये शादी की कोई इतनी उम्र नहीं थी कि जो मैं शादी कर लेती। तो दीपक ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दीपक अपने काम पर चला गया। 1-2 बार जब फिर से संजना ने इस बाबत बात छेड़ी, तो दीपक ने उस पर हाथ उठा दिया और मारपीट की। इसके बाद संजना को बहुत बुरा लगा। दोस्तों, यहाँ हम आपसे बता दें कि दीपक शादी करना ही नहीं चाहता था। दीपक की शादी संजना से एक मजबूरी के तहत की गई थी, क्योंकि दीपक के माँ-बाप ये चाहते थे कि संजना एक भरे पूरे घर से है, तो वो एक अच्छा खासा मोटा दहेज लेकर आएगी। जबकि दीपक कहीं और प्यार करता था और दीपक के मन में वो लड़की समाई हुई थी और शादी के बाद भी
अब भी दीपक का उसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और दीपक तो चाहता ही यही था कि संजना इस घर को छोड़कर जल्दी से जल्दी वापस चली जाए और दीपक उस लड़की से अपनी दोबारा से एक नई शादी करके अपनी जिंदगी बिता सके। तो दोस्तों होता यूं है कि जब दीपक ने भी संजना पर हाथ उठा दिया और आए दिन की ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी, तो संजना ने उस घर को छोड़ दिया और वो घर छोड़कर अपने मायके वापस आ गई। यहाँ अपने मायके में उसने अपने माता पिता से सारा किस्सा बयान कर दिया और ये बताया कि दीपक राठौर के घर वाले, ससुराल वाले और उसका पति सब उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसे पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं देते और उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। जब इस बात को संजना के घर वाले सुनते हैं, तो उन लोगों ने संजना को अपने पास ही रख लिया और तलाक के लिए अपील दायर कर दी। किस्मत से तलाक भी मिल जाता है और संजना की ज़िंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाती है। अब यहाँ संजना अपने मायके में ही रहकर दिलो जान से दिन रात एक करके पढ़ाई में लग जाती है और संजना का अब सिर्फ एक ही मकसद था कि एक बड़ी अधिकारी बनना और अपने पैरों पर खड़े होना। अब संजना के दिल दिमाग में शादी का कोई विचार नहीं था। इसके बाद संजना दिन रात एक करके अपनी तैयारियों में लग जाती है और खुशकिस्मती से स्टेट एग्जाम्स की पुलिस चयन सेवा में उसका एक अच्छा स्थान आता है और वो एक अच्छी अधिकारी बन जाती है और उसका सिलेक्शन एक पुलिस के पद पर हो जाता है और उसने अपना सिलेक्शन अपने पास के ही एक थाने में भी करवा लिया। अब इसके बाद जब नौकरी के कुछ दिन बीतते हैं, तो एक दिन उसी थाने में एक चोरी का केस आता है कि एक सरकारी गोदाम से एक चोरी हुई थी, जिसके एक अभियुक्त के तौर पर एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और उस व्यक्ति ने कबूलनामे में अपना नाम संजय बताया और ये बताया कि उसे इस जुर्म में शामिल होने के लिए मुख्य अभियुक्त या यूं कहें कि मुख्य साजिशकर्ता नाम का जिसका नाम दीपक राठौर था, उसने प्रेरित किया था। तो पुलिस ने सीधा दीपक राठौर को अपनी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करने लगी। अब पुलिस की पूछताछ के आगे तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। तो जब दीपक के साथ मारपीट हुई और पुलिस ने दीपक से सच उगलवाना चाहा, तो दीपक ने बार बार यही कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है और इस चोरी में उसका कोई हाथ नहीं है। तो जब दीपक बार बार यही कबूलनामा करता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है और दीपक बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए था, तो उस थाने की इंचार्ज यानी कि जो इस दीपक की पूर्व पत्नी सरिता मैडम थी, ये दीपक के पास जाती हैं और दीपक से कहती हैं कि इसे मेरे केबिन में लेकर आया जाए। इसके बाद मैडम दीपक को अपने केबिन में बुलाती हैं और पुलिस वालों से ये कहती हैं कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं इस दीपक से पूछताछ करती हूँ। पुलिस वालों ने मैडम की आज्ञा का पालन किया और बाहर चले गए। इसके बाद संजना दीपक से पूछती है कि ये बताओ कि तुमने चोरी क्यों की? तो दीपक ने कहा कि सरिता मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है और मैं इस जुर्म में कोई हिस्सेदार नहीं हूँ। इसके बाद सरिता पूछती है कि ये बताओ कि तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया और तुमने मेरे साथ मेरा पढ़ने में साथ क्यों नहीं दिया? तुमने मेरे साथ मारपीट क्यों की? और आज तुम इस हालत पर कैसे पहुंच गए? तो दीपक बताता है कि सरिता मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। मैं किसी और लड़की से प्यार करता था और मैं ये चाहता था कि मेरी शादी उससे हो जाए। लेकिन मेरी शादी मेरे ही माँ बाप ने तुमसे दहेज के चक्कर में और दहेज के लालच के चक्कर में आकर तुमसे मेरी शादी कर दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और रही बात इस चोरी की, तो मैंने ये चोरी नहीं की है, मैं पूरी तरीके से बेगुनाह हूँ। मैंने पिछली कुछ चोरियाँ की थी क्योंकि मैं तुम्हारे जाने के बाद एकदम से निर्भीक हो गया था कि अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इधर जब मैंने अपनी प्रेमिका से शादी के लिए बोला तो उसने इनकार कर दिया और जब उसने ये जाना कि मेरी तलाक हो चुकी है और मैं उससे शादी करने के लिए बेचैन हूँ, तो एक दिन वो मुझे धोखा देकर अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और मैं बेचैन हो गया, मैं पागल हो गया और इस बेचैनी में, इस पागलपन में मैं और गलत संगत में पड़ गया। मैंने शराब पीना, जुआ खेलना, गलत दोस्तों की संगत पकड़ना और बुरे काम करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी, जिसमें मेरा कोई रोक-टोक नहीं था और ना मुझे किसी ने समझाया ही। इसके बाद मैं चोरी भी करने लगा और एक दिन चोरी करते हुए मैं पकड़ा गया और लेकिन इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ सरिता, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद सरिता ने जब ये सुना,
तो सरिता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस चोरी में हाथ किसका है। तब दीपक ने खुलकर सारा बात बता दिया और दीपक ने उन मुख्य चोरों के नाम बता दिए जिन्होंने असल में चोरी की थी। इसके बाद सरिता ने दीपक से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल लूंगी, लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि ये सारी चीजें बंद कर दोगे। तो दीपक ने वहीं कान पकड़कर माफी मांगी और ये कहा कि ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं ये काम बंद कर दूंगा और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का प्रयास करूंगा। इसके बाद सरिता ने दीपक को इस केस से बाहर निकलवा लिया। दीपक ने सरिता से माफी मांगते हुए ये कहा कि सरिता, क्या तुम कल मुझसे पार्क में मिलोगी और क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। तो सरिता ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सुधरने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें अपना नंबर जरूर दूंगी, लेकिन इस बात की चर्चा किसी और से मत करना कि तुम मेरे पति रहे हो या तुम मेरे पति थे। तो दीपक ने भी सहमति में सिर हिलाया और ये कहा कि ठीक है, मैं इस बात की चर्चा किसी से नहीं करूंगा। तो सरिता ने कहा ठीक है, कल मैं तुमसे शाम को पार्क में मिलूंगी और मेरा नंबर ले लो, लेकिन किसी को देना मत और इस बात की किसी से चर्चा मत करना। तो दीपक ने कहा ठीक है। इसके बाद शाम को सरिता पार्क में पहुंचती है और दीपक से अपनी जिंदगी के बारे में पूछती है। दीपक ने वहां अपनी बीती जिंदगी के बारे में सारी बातें बताई और दीपक ने रोते रोते ये कहा कि क्या सरिता, हम एक नहीं हो सकते? क्या हमारा जीवन अब फिर से पहले की तरह नहीं हो सकता? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा और मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं कमाई करूंगा और मैं अब अपने परिवार का पालन पोषण भी करूंगा। दोस्तों, सरिता का भी दिल दीपक की इस सच्ची भावना को देखकर पिघल जाता है और सरिता दीपक से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, लेकिन अब ये आखिरी मौका जानना और इसके बाद दोबारा कोई गलती मत करना। तो दीपक ने बोला हाँ। और लेकिन इसके बाद सरिता ने दीपक से ये कहा कि ठीक है, मैं तुमसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अब इस गलत हरकत को छोड़ देना और मैं तुमसे शादी इसी शर्त पर करूंगी कि तुम उस थाने में किसी से इस बात की चर्चा नहीं करोगे कि मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी थी और मैं अब तुमसे दोबारा शादी कर रही हूँ, क्योंकि थाने में लोग और समाज वाले यही कहेंगे कि एक दरोगा ने एक चोर से शादी कर ली और ये कैसी दरोगा है कि जिसका पति एक चोर था। तो मुझे मेरी इज्जत का भी ख्याल रखना है। दीपक ने इन सारी बातों को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया और इसके बाद दीपक और संजना दोनों ने ही पास के ही एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और इस प्रकार से इसके बाद संजना का ट्रांसफर संजना ने एक दूसरे थाने में ले लिया और जहाँ एक नया थाना था, एक नई जिंदगी थी और साथ में था उसका पहले का पति, जिसके साथ अब एक नया जीवन शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, इसके बाद दीपक ने भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दिया और एक नए सिरे से एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पद पर काम करने लगा और इधर संजना ने भी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की और उसी थाने में वो थाना इंचार्ज बनकर काम कर रही हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था। आज की इस खूबसूरत सी इस कहानी को सुनाकर हम आप सभी को इस शराब, शबाब और इस जुए और इस गलत कामों की लत से दूर करना चाहते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस बात को आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम और आपके शहर के नाम के साथ आपका नाम लूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख सकते हैं। या तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस बात का जिक्र कर सकते हैं। एक नई वीडियो में हम आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए खूबसूरत कहानियों का ये सिलसिला सच्ची घटना के माध्यम से लाता रहूँगा।